नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार को करार झटका मिला। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद और ममता बनर्जी के करीबी दिनेश त्रिवेदी ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। त्रिवेदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। उधर तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले विधायकों में भी एक नाम और जुड़ गया था। सोनाली ग्रोवर जल्द ही पार्टी में शामिल होंगी। इस बीच बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए एक गीत जारी किया है। इसके बोल गौरबो सोनार बांग्ला है। त्रिवेदी को ममता का बेहद करीबी नेता माना जाता है। उन्होंने 12 फरवरी को बजट सत्र के दौरान खुद के इस्तीफा का ऐलान कर दिया। वह पिछले 2 महीने से तृणमूल कांग्रेस से दूर बनाकर चल रहे थे। टीएमसी ने त्रिवेदी के फैसले को पार्टी और जनता के साथ विश्वासघात बताया है। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया। राज्य की जनता तरक्की चाहती है, वो हिंसा और भ्रष्टाचार नहीं चाहती। राजनीति कोई खेला नहीं होता, ये एक गंभीर चीज है। खेलते खेलते ममता बनर्जी आदेश भूल गए हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म दलाई लामा ने कोरोना का पहला टीका हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लगवाया। यहां जोनल हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने के बाद दलाई लामा ने डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ को शुक्रिया कहा। उन्होंने टीका लगवाने के लिए आम लोगों से भी अपील की। इस बीच महाराष्ट्र में फिर से कोरोना बेकाबू होने लगा है। एक दिन में ही संक्रमण की रफ्तार में 250% का इजाफा देखने को मिला है। शनिवार को राज्य में 10,216 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 5 महीने बाद पहली बार है जब एक दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। इसके पहले 17 अक्टूबर को 10,259 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 6,467 लोग रिकवर हुए और 53 की मौत हो गई। अब तक राज्य में 21,98,399 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 20,55,951 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 52,393 मरीजों की मौत हो गई है। 88,838 मरीजों का भी अभी इलाज चल रहा है। देश भर में कोरोना वायरस से हालात बिगड़ती जा रही है। अब तक 240 मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। ये नया स्ट्रेन बेहद खतरनाक और तेजी से फैलने वाला है। यूके, ब्राजील और अमेरिका इसकी मुसीबत झेल रहे हैं। इन नए स्ट्रेन से अब ऐसे लोग भी संक्रमित मिल रहे हैं जिनके विदेश जाने का कोई हिस्ट्री नहीं है। फैंटम फिल्म्स के कई शेयर होल्डर्स के यहां इनकम टैक्स अधिकारियों की छापेमारी चौथे दिन भी जारी है। क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाले लोगों से आज भी पूछताछ संभव है। सूत्रों के मुताबिक आज इनकम टैक्स की टीम उन बैंकों में जाएगी जहां फैंटम के शेयर होल्डर्स अनुराग कश्यप, क्वान और फैंटम फिल्म्स के पार्टनर मधु मंटेना और डायरेक्टर विकास बैल के बैंक खाते हैं। इस रेड को लेकर पहली बार एक्ट्रेस तापसी पन्नू की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक्ट्रेस ने खुद पर लगे आरोपों का सोशल मीडिया पर जवाब दिया। पहली पोस्ट में एक्ट्रेस ने कहा है, 3 दिन की गहन पड़ताल में मुख्य रूप से 3 चीजें निकल कर आई हैं। पेरिस के जिस खतित बंगले की चाबी मेरे पास होने के बता रहे हैं, जिसकी मैं खुद मालकिन हूँ, वहां मैं कभी गर्मियों की छुट्टियों में गई ही नहीं हूँ। 5 करोड़ की रिसिप्ट मिलने के आरोप पर तापसी ने दूसरे पोस्ट में लिखा, 5 करोड़ की कोई रिसिप्ट उनके पास नहीं है और न ही उन्होंने ऐसे कोई पैसे लिए हैं। आखिर में उन्होंने तीसरी पोस्ट में कहा कि वे 2013 की किसी भी रेट से जुड़ी नहीं हैं। उन्होंने लिखा, वित्त मंत्री के अनुसार 2013 में मेरे यहाँ छापे पड़े थे, अब सस्ती कॉपी नहीं। यहाँ तापसी ने कंगना पर कटाक्ष किया है क्योंकि कंगना उन्हें कई बार सस्ती कॉपी कह चुकी है। पाकिस्तान में इमरान खान आखिरकार अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे।
फ्लोर टेस्ट के दौरान नेशनल असेंबली में इमरान खान के पक्ष में 178 वोट पड़े। 170 वोट की जरूरत थी। इस बीच विपक्ष के सांसदों और नेताओं पर असेंबली के बाहर जमकर हंगामा हुआ। फ्लोर टेस्ट का बॉयकॉट करते असेंबली के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के नेताओं पर जूते फेंके गए। मुस्लिम लीग की नेता मरियम नवाज को इमरान खान के समर्थकों के हमला कर दिया। उन्हें लात और घूंसों से मारा गया। विश्वास मत हासिल करने के बाद इमरान खान ने करीब 45 मिनट तक सदन को संबोधित किया। कहा, पाकिस्तान के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। हम चुनाव सुधार की दिशा में भी काम कर रहे हैं। अब विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी भी वोट कर सकेंगे। इसके अलावा अब हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग करने पर काम कर रहे हैं। ऐसा होने पर जो हारेगा उसे अपनी हार माननी पड़ेगी। असेंबली में विपक्ष के सदस्यों ने फ्लोर टेस्ट का बॉयकॉट किया। वोटिंग से पहले सीनेट चेयरमैन ने विपक्ष के सदस्यों को असेंबली में आने के लिए 5 मिनट का मौका दिया, लेकिन कोई सदस्य नहीं पहुंचा। इसके बाद असेंबली के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। विदेश मंत्री मोहम्मद कुरैशी ने संसद में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। विश्वास मत हासिल करने के लिए इमरान सरकार को 172 वोट चाहिए थे, लेकिन उन्हें 178 वोट ही मिले। मतलब इमरान ने 6 वोट ज्यादा हासिल किए। नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर ने इसका ऐलान किया। कहा, जब इमरान खान सत्ता में आए थे तो उनके पास 176 वोट थे, लेकिन आज 178 हो गए हैं। चीन की संसद में शुक्रवार से सालाना बैठक शुरू हुई। यह 1 हफ्ते चलेगी। बैठक में देश भर के 5000 सांसद और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें कोरोना महामारी के साथ साथ भारत से लेकर अमेरिका तक बढ़ते गतिरोध सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चीन के चौतरफा बढ़ते तनाव के बीच 2021 के लिए सालाना रक्षा बजट को अनुमान से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यह 14.60 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 15.26 लाख करोड़ रुपए हो गया है। चीन ने लगातार 6ठे साल अपना रक्षा बजट बढ़ाया है। यह भारत के सालाना रक्षा बजट से 69% ज्यादा है। बजट को लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल पीपल कांग्रेस के प्रवक्ता ज़ैंग येसुई ने कहा, बजट राष्ट्रीय रक्षा की मजबूती के लिए बढ़ाया गया है। इसका प्रयास किसी भी देश को निशाना बनाना नहीं है। दूसरी तरफ चीन ने महामारी के बीच इस साल के लिए अपना जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 6% से ऊपर रखा है। चीन के सत्तारूढ़ पार्टी ने नेता युसई ने बताया कि चीन सरकार हांगकांग की चुनाव प्रक्रिया को नए सिरे से तैयार कर रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में सिर्फ चीन के प्रति वफादार लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। इस नई व्यवस्था को सरकारी एजेंसी बनाई जाएगी, जो चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार की जांच करेगी। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित दिग्गज फर्नीचर कंपनी आइकिया ने अपने भारतीय कारोबार के विस्तार को तेज कर दिया है। अब कंपनी जल्द से जल्द अपने सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहती है, ताकि तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में और नए स्टोर खेले जा सकें। हाल ही में एक इंटरव्यू में आइकिया के सीईओ पीटर बेट्जेल ने कहा कि जब आप लॉकडाउन में होते हैं तो आप कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब हमने अपनी गति तेज कर दी है। बेट्जेल ने उम्मीद जताई है कि हम अगले 7 सालों में देश के 30 शहरों में स्टोर खोलने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कंपनी ने दिसंबर 2020 में ही मुंबई में अपना दूसरा स्टोर शुरू कर दिया है। इसके अलावा बेंगलुरु में स्टोर निर्माण का कार्य चल रहा है। इसका निर्माण 12 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। कंपनी ने हाल ही में नोएडा में मल्टीपर्पस मॉल के निर्माण का ऐलान किया है।
मुंबई में 2 स्टोर का निर्माण चल रहा है, जिसके इसी साल पूरे होने की आशंका है। आइकिया में हाल ही में दिल्ली से सटे नोएडा में एक मल्टीपर्पज मॉल बनाने की घोषणा की है। यह मॉल 3.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। मॉल के निर्माण पर कंपनी $753 मिलियन खर्च करेगी। इस मॉल के निर्माण के लिए कंपनी में जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया है। इसका निर्माण कार्य इसी साल शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी मुंबई में भी 2 छोटे स्टोर का निर्माण कर रही है। इन स्टोर्स का ऑपरेशन भी इसी साल शुरू हो जाएगा। कर्ज में डूबी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL में एक और फ्रॉड सामने आया है। कंपनी के ऑडिटर ग्रांट थॉर्टन ने 1424 करोड़ रुपए का एक और फ्रॉड पकड़ा है। DHFL के एडमिनिस्ट्रेटर ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच को यह जानकारी दी है। कर्ज में डूबी DHFL की NCLT में दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद ही एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी का संचालन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने कंपनी के मामलों की जांच के लिए ग्रांट थॉर्टन को तौर पर नियुक्त किया है। DHFL ने रेगुलेटरी फाइनेंस में कहा है कि ट्रांजैक्शन ऑर्डर ने प्रारंभिक जांच में कंपनी में कई ऑर्डर वैल्यू और फ्रॉड ट्रांजैक्शन की जानकारी दी थी। ट्रांजैक्शन ऑर्डर की जांच के आधार पर कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेटर ने 4 मार्च को NCLT को 2 अतिरिक्त एफिडेविट दाखिल किए हैं। इनमें निश्चित एंटिटी को इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के वितरण की जानकारी दी गई है। यह वितरण DHFL के प्रमोटर कपिल वधावन, धीरज वधावन, टाउनशिप डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और अन्य एंटिटी को किया गया था। ग्रांट थॉर्टन के मुताबिक इन ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 1424.32 करोड़ रुपए की राशि का फ्रॉड किया गया। इसमें कम ब्याज पर दर लगाने का कारण। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3,499 विचाराधीन कैदियों का अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर संपर्ण करने का निर्देश दिया है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए जेलों में भीड़ भाड़ कम करने की खातिर इन्हें अंतरिम जमानत दी गई। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जेलों में भीड़ भाड़ कम करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुशासनों पर अदालत ने यह निर्णय लिया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने कहा कि इन विचाराधीन कैदियों को HPC की कई बैठकों में तय मानकों के आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि वो बढ़ाने लगे इच्छुक हैं। पीठ ने 3 मार्च के अपने आदेश में कहा, इसलिए निर्देश दिया जाता है कि अभी 3,499 विचाराधीन कैदी जिन्होंने संबंधित अदालतों पर इस अदालत से ऊपर की अदालत तक पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने 7 मार्च से अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर जेल अधीक्षकों के समक्ष समर्पण करना होगा। आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई। इसने कहा कि 3,499 विचाराधीन कैदियों को अलग अलग तारीखों पर अंतरिम जमानत दी गई थी, इसलिए उनकी अंतरिम जमानत की अवधि भी अलग अलग तारीखों पर समाप्त होगी और संपरण के लिए कोई निश्चित तारीख तय करने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा पाए 3 अभियुक्तों की सजा रद्द कर उनको बरी करने का आदेश दिया है। इनमें से एक अभियुक्त ने लगभग 14 साल जेल में बिताए हैं, जबकि 2 अपील लंबित करने के बाद दौरान जमानत पर नहीं मिली। सजा रद्द करने का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा है। अभियुक्तों के खिलाफ न तो ठोस सबूत पेश किए गए और न ही चश्मदीद गवाह का बयान संदेह रहित साबित हो सका है। कोर्ट ने कहा कि घटना के समय चश्मदीद गवाहों की मौजूदगी संदेहास्पद है। सत्र न्यायालय ने राक्षसों को समझने में गलती की है। यह फैसला न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा तथा न्यायमूर्ति SK पचौरी की खंडपीठ ने मुकेश तिवारी, इंद्रजीत मिश्रा व संजीत मिश्रा की
आपराधिकता अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। अभियोजन पक्ष का कहना था कि 30 जुलाई 2007 को तड़के करीब 2 बजे प्रताप शंकर मिश्रा व उनकी पत्नी मनोरमा देवी घर पर कमरे में सोए थे। मनोरमा के 2 भाई बाहर बरामदे में सो रहे थे। पत्नी मनोरमा देवी ने कहा कि आरोपी हॉकी चाकू व पिस्तौल लेकर कमरे में घुस आए और हमला कर दिया। गोली मुकेश ने मारी, जबकि इंद्रजीत और संजीत ने प्रताप को पकड़ रखा था। कोर्ट ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट में शरीर पर हॉकी की चोट के निशान नहीं है, गोली लगे में लगी है। पत्नी सहित अन्य चश्मदीद के कपड़ों पर खून नहीं है। हमलावर शोर सुन बाउंड्री कूदकर भाग गए। किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की और बाउंड्री कूदकर भागते भी किसी ने नहीं देखा। इससे लगता है घटना के बाद चश्मदीद वहां पहुंचे। घायल को गाड़ी से थाना रेवती ले गए। गुजरात में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे खतरनाक स्तर पर पहुंच रही है। फरवरी के शुरुआत में कोरोना के नए केस काफी कम हो गए थे, लेकिन 22 फरवरी के बाद कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। मार्च माह में 4 दिन बीत जाने के बाद यानी 5 मार्च को कोरोना के नए मामले 500 के पार करके 515 पर पहुंच गए। इसके साथ ही कुल संक्रमित की संख्या 2,72,240 पर पहुंच गई है। इससे पहले 17 जनवरी को 518 नए केस मिले थे। सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 113 नए संक्रमित, जबकि सूरत में 110 नए केस मिले। हालांकि मौतों को लेकर प्रदेश में थोड़ी राहत है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में केवल 1 मौत दर्ज की गई, जो कि अहमदाबाद में हुई। अब तक कुल मौतों की संख्या 4,413 पर पहुंच गई। इधर महाराष्ट्र में एक दिन में 10,000 के पार नए मरीज मिले। वहीं पिछले 24 घंटे में 405 लोगों ने कोरोना को हराकर अपने घर पहुंच गए। राज्य में अब तक 2,64,969 लोगों ने कोरोना को हराया है। राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर 97.33% तक पहुंच गई है। वहीं अभी राज्य में 2,858 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 43 वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 2,815 लोगों की हालत स्थिर है। गुजरात में कुल 12,33,493 लोगों को अब तक टीके की पहली खुराक दी गई है और 2,90,011 लोगों को टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है। वहीं शुक्रवार को राज्य में कुल 1,23,245 लोगों को टीका लगाया गया। बता दें कि देश में दूसरे चरण का टीकाकरण 1 मार्च से शुरू हुआ है। चलिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। આજે તો પાર્ટી જોઈએ, પેલા ચેમ્પિયન સાથે એક સેલ્ફી થઈ જાય। આઈડિયા, અહીં જ પાર્ટી કરીએ। પિઝા પાર્ટી યે। ચાલ તારું કાર્ડ અને પિન આપ। મારા કાર્ડની ડિટેલ્સ હું જ જાતે નાખીશ। આરબીઆઈ કહે છે કે આપનો પિન, ઓટીપી, સીવીવી અથવા ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ પાસવર્ડ કોઈની પણ સાથે શેર ના કરો અને ઓનલાઈન બેન્કિંગ ફક્ત પોતાના કમ્પ્યુટર, મોબાઈલ અથવા સુરક્ષિત નેટવર્કથી જ કરો। બાય ગર્લ્સ। ક્યાં જાય છે? સાંભળ્યું નહીં? નો શેરિંગ। આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો, સતર્ક રહો। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। एक और पुलिस लोगों की मदद के बहाने अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर उसकी बर्बरता में कोई फर्क नहीं पड़ा है। वाकया डिंडोली पुलिस थाने का है। डिंडोली थाने के कांस्टेबल आजाद सूर्यभान सिंह ने मिलेनियम पार्क के पास मंगलवारी बाजार में गाड़ी खड़ी करने के मुद्दे पर गोड़ादरा के एक युवक की इस तरह से पिटाई कर दी कि उसने 2 दिन तक सिविल में भर्ती होना पड़ा। सिविल में इलाज करवाने के बाद युवक ने पुलिस कमिश्नर को आवेदन देकर कांस्टेबल के खिलाफ
शिकायत करवाई है। जानकारी के अनुसार गोड़ादरा के प्रकाश नगर में रहने वाले 27 वर्षीय राजेश विक्रम बोर्डे 2 मार्च को शाम 6 बजे डिंडोली में मिलेनियम पार्क के पास मंगलवारी बाजार में खरीदी करने गया था। राजेश ने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे लगाई। इतने में ही पुलिस कांस्टेबल आजाद सूर्यभान सिंह वहां आए और बेवजह गाली देने लगे। राजेश ने अपनी गलती पूछते हुए गाली देने से रोका तो उसने सड़क पर दौड़ाकर डंडे से पिटाई करी और वो ऑटो में बिठाकर पीटते हुए उन्हें थाने ले गए। राजेश ने बताया कि पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 151 के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया था। 3 मार्च को कोर्ट में पेश करने ले गए पर बाहर से ही छोड़ दिया। चौबीस मार्च 2019 को हुए तक्षशिला अग्निकांड के बाद से ही मनपा का फायर ब्रिगेड अस्पतालों, स्कूलों व अन्य संस्थाओं में फायर सेफ्टी नहीं होने पर नोटिस दे रहा है। यही नहीं, अगस्त 2020 में अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल और अक्टूबर 2020 में मुंबई के मुलंड के एक अस्पताल में आग लगने के बाद सूरत फायर ब्रिगेड ने कार्रवाई तेज की, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति की। अब फिर से फायर ब्रिगेड ने कार्रवाई शुरू की है। 2 दिन में फायर सेफ्टी नहीं होने पर 63 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 1 या 2 रूप में सील किया है। फायर ऑफिसर का कहना है कि मरीज होने की वजह से पूरा अस्पताल सील नहीं किया जा रहा है। शुक्रवार को शहर के 23 अस्पतालों में फायर सेफ्टी नहीं होने पर उनके कुछ रूम सील कर दिए गए। इन अस्पतालों को दर्जन भर नोटिस देने के बाद भी अब तक फायर सेफ्टी के संसाधन उपलब्ध कर एनओसी नहीं ली है। इसी के साथ 5 में से कुछ स्कूल तो कुछ के क्लासरूम सील कर दिए गए। गुरुवार को 40 छोटे बड़े अस्पतालों में कार्रवाई की गई थी। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने कहा कि हम तक्षशिला अग्निकांड के बाद से नोटिस दे रहे हैं। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में करियर के 409 विकेट पूरे किए। उन्होंने टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट के मामले में वेस्टइंडीज के दिग्गज कर्टली एम्ब्रोस को पीछे छोड़ दिया। अश्विन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स में 15वें नंबर पर पहुंच गए। उन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। उन्होंने 30वीं बार पारी में 5 विकेट लिए हैं। वहीं अक्षर पटेल डेब्यू सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने श्रीलंका के अजंता मेंडिस का रिकॉर्ड तोड़ा। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीयों में कपिल देव और बिशन सिंह बेदी को पीछे छोड़ा। अश्विन ने अब तक इंग्लैंड के खिलाफ 88 विकेट लिए हैं। वहीं बेदी और कपिल ने 85-85 विकेट लिए हैं। अश्विन ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में 2 बार लगातार बॉल पर 2 झटके दिए। पहले उन्होंने जैक कराउली को 5 रन पर अजिंक्य रहाणे के हाथों के कैच छूटा। तीसरे नंबर पर उत्तर जॉनी बेयरस्टो पहली भी बॉल पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट हुए। हालांकि वे हैट्रिक का चांस मिस कर गए। इसके बाद 55वें ओवर में अश्विन ने जैक लीच और डैनियल लॉरेंस को पवेलियन भेजा और इंग्लैंड की पारी को समेट दिया। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे टेस्ट में पारी और 25 रन से शिकस्त दे दी है। चौथी टेस्ट शनिवार का तीसरा दिन ही समाप्त हो गया। इसी के साथ इंडिया ने 4 टेस्ट की सीरीज 3-1 से जीत ली। अब टीम इंडिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। उसका खिताबी मुकाबला 18 जून को लाइड्स में न्यूजीलैंड से होगा। चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी करते हुए 205 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया ने ऋषभ पंत के 101 और वॉशिंगटन सुंदर के नाबाद 96 रन की मदद से 365 रन बनाए। साथ ही पहली पारी में 160 रन की बढ़ती ली। इस लीड को इंग्लिश टीम उतार नहीं सकी और मैच के तीसरे दिन ही 135 रन पर सीमित रह गए। मैच में अक्षर पटेल ने 9 विकेट और रविचंद्र अश्विन ने 8 विकेट लिए। पंत प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं।
टीम इंडिया को सीरीज जिताने में रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के साथ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल की अहम भूमिका रही। रोहित सीरीज में सबसे ज्यादा 345 रन बनाने वाले भारतीय रहे। दूसरे नंबर पर पंत ने 270 रन बनाए। रोहित ने 161 रन और पंत ने 101 रन की शतकीय पारी भी खेली। लॉकडाउन में कई लोगों की मदद कर मसीहा बने एक्टर सोनू सूद ने कुछ अज्ञात ठगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इन जालसाजों ने दावा किया था कि सोनू की सूद चैरिटी फाउंडेशन के तहत लोन दिया जा रहा है। सोनू की फाउंडेशन के नाम पर इन ठगों ने उत्तर प्रदेश में कई लोगों से लोन के लिए 3500 रुपए का कानूनी शुल्क देने को भी कहा है। खबरों के मुताबिक सोनू सूद ने मुंबई पुलिस में इन अज्ञात धोखेबाजों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इन ठगों ने सोनू सूद फाउंडेशन के नाम से एक लोन अप्रूवल लेटर हेड भी बनाया है। जैसे ही सोनू सूद को इस बारे में पता चला, उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद इस फेक लेटर हेड को शेयर किया और उन्होंने आगाह किया और कहा कि वे इस धोखाधड़ी में न फंसें। उन्होंने उन लोगों को भी चेतावनी दी है जो उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। सोनू सूद ने अपने फाउंडेशन के नाम से बने फर्जी लेटर हेड को शेयर किया। सूद चैरिटी फाउंडेशन किसी भी तरह का लोन नहीं देता है, यह सोनू सूद का कहना है। और वो आगे कहते हैं, कृपया इन घोटालों को और धोखाधड़ी से सावधान रहे। फर्जी लेटर हेड में दावा किया जा रहा है कि फाउंडेशन की ओर से आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। साथ ही ये लोन देने के लिए लीगल चार्ज के रूप में 3500 रुपए भी मांग जा रहे हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। अधिक समाचारों के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।